हेलो दोस्तों, आज हम सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मित्रों और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लेक्चर को लास्ट तक देखिए प्रॉपरली, क्योंकि आपको लास्ट तक आपको क्वेश्चंस के आसपास जो भी प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चन बनने की, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे और हर चीज़ समझेंगे। जो एक क्वेश्चन से बेस्ड जितने क्वेश्चन पॉसिबल होंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ द सिलेंडर एग्जैक्टली। बच्चों अब एक सिलेंडर है, लेट्स से दिस इज योर सिलेंडर, और इस सिलेंडर के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। यस बच्चों, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है हमारी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मित्रों है हमारी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे दो सरफेसेस को इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रही होगी, एक ये ऊपर वाले सरफेस को और एक ये नीचे वाले सरफेस के लिए। बच्चों ऑब्वियस सी बात है, इसका अगर ये सिलेंडर है तो इसका एरिया ए है, तो जाहिर सी बात है इसका एरिया भी ए ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। तो ऊपर वाले एरिया के लिए अगर फ्लक्स आप निकालेंगे तो ई डॉट ए आएगा। ई डॉट ए का मतलब ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस जीरो 1 हो जाएगा। तो फ्लक्स फॉर द अपर सरफेस इज प्लस ई ए हो जाएगा। यस, मैंने प्लस ई ए जानबूझ के लिखा है मित्रों। अगर हम नीचे वाले के लिए बात करेंगे तो इसके लिए एरिया वेक्टर डाउनवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अपवर्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा मित्रों वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा। यस गाइज एंड गर्ल्स, तो बच्चों 180 डिग्री का हो जाएगा। तो नीचे वाले सरफेस के लिए हमारा जो फ्लक्स होगा मित्रों वो क्या हो जाएगा? वो फ्लक्स हो जाएगा माइनस ई ए, दैट इज φ2 इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ए। तो अगर आप φ1 प्लस φ2 करोगे तो नेट फ्लक्स जो आएगा मित्रों वो 0 आएगा। दैट इज ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट इन दिस केस। कि किसी भी क्लोज सरफेस, बच्चों देखो ऐसा भी आप सोच सकते हो अंदर इसके कोई चार्ज है नहीं, तो इस पूरे सरफेस का फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। और अगर आप कर्व सरफेस की बात करोगे तो कर्व सरफेस के लिए तो हमारा थीटा ही 90 डिग्री हो जाएगा। कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का एन कैप इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो कर्व सरफेस के लिए भी 0 है। तो ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन बहुत फेमस हैं, बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ चुके हैं और सीबीएसई में भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझें कि इस जो सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा मित्रों वो हो जाएगा 0। चलेंगे मित्रों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाहता है कि हमारा टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट्स ऑफ इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है, दैट इज 26.4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कुलाम्ब पर मीटर स्क्वायर ऑफ अपोजिट साइन। मतलब इस प्लेट के पास प्लस सिग्मा है तो उसके पड़ोस में एक प्लेट रखी है जिसके पास माइनस सिग्मा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। बच्चों देखो अगर आप ध्यान से समझो, इसको प्लेट नंबर 1 बोलो, इसको प्लेट नंबर 2 बोलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट नंबर 1 इज E1, क्योंकि ये अवे भेजेगा। देखो पॉजिटिव चार्ज है इसके पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाएगी, और नेगेटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी? पास में जाएगी उसके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपने पास बुलाएगी जो हमारा जो सेकेंड प्लेट है, और पहली प्लेट क्या भेजेगी? दूर की तरफ भेजेगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या हो जाएगी? दैट विल बिकम E1 प्लस E2। बच्चों किसी भी प्लेट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। यस बच्चों, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो हम पहले प्लेट के थ्रू लिखेंगे तो लिखेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे प्लेट के थ्रू हम लिखेंगे तो वो भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। यस बच्चों, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सर कितना है? सिग्मा मित्रों हमारा 26.4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू अस। और एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की परमिटिविटी क्या होती है? दैट इज 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12। 10 की पावर माइनस 12 से ये कट जाएगा और ये इंटू 3 करोगे तो ये आ जाएगा। तो मित्रों आंसर विल बी 3 इन दिस केस। तो 3 न्यूटन पर कूलम्ब विल बी योर आंसर। सॉरी फॉर द इंटरप्शन बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 28 है आपका। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। कंसीडर एन अनचार्ज कंडक्टिंग स्फेयर, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फेयर। यस बच्चों, उसके बाद बोला है द नेट चार्ज ऑन द स्फेयर। मतलब क्या है इसका कि एक कंडक्टिंग स्फेयर है। यस, हमने मान लिया ये अनचार्ज है। यहाँ पे हमने एक प्लस क्यू चार्ज मान लो रख दिया।
बच्चों प्लस क्यू चार्ज रखने से क्या होगा, यहाँ पे आउटर सरफेस पे यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है। यस बच्चों, और जितना चार्ज इंडक्शन के कारण बाहर तो नेगेटिव आ गया, लेकिन उतना ही चार्ज अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। लॉजिकली प्लस क्यू चार्ज रखने से माइनस क्यू चार्ज बाहर वाले सरफेस पे एक्यूमुलेट हुआ, और जितना इधर नेगेटिव एक्यूमुलेट हुआ उतना ही अंदर की तरफ कितना क्या एक्यूमुलेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज आपका एक्यूमुलेट हो गया। तो बच्चे लॉजिकली यहाँ पे इंडक्शन हुआ है, दो टर्मिनल्स बन गए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के, लेकिन अगर नेट चार्ज ऑफ द स्फीयर बोलो तो वो क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो इस बात पे खास ध्यान दें, नेट चार्ज विल बी जीरो ओनली, वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। यस बच्चों, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, 3 चार्जेस प्लस 2q माइनस क्यू लाइज ऑन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। यस बच्चों, मतलब 3 चार्जेस हैं, माइनस क्यू और प्लस 2q, मतलब माइनस क्यू यहाँ रख दिया, माइनस क्यू यहाँ रख दिया, और भैया प्लस 2q यहाँ रख दिया। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द सेंट्रॉइड। बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले बात कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज नेगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3 ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो E3 भी इधर की तरफ होगा। यस, एंड प्लस 2q जो होगा ऑब्वियसली बेटा जो 2q होगा इसको इधर की तरफ पुल करेगा। लॉजिक के हिसाब से E2 और E3 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा दोस्तों बराबर, ध्यान से देखेंगे, EQ और E3 का जो मैग्नीट्यूड होगा बराबर, और इन दोनों के बीच में एंगल होगा 120, तो इनका रिजल्टेंट भी कहीं बीच में आएगा E। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो होगा E नेट होगा वो हो जाएगा E1 प्लस E। मतलब सेंट्रॉयड पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना जीरो होने के दो ऑप्शंस हैं, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड। अब देखते हैं पोटेंशियल की बात। बच्चों देखो डिस्टेंस तो सेम है इसकी, माइनस क्यू की और प्लस 2q की। तो बच्चों तीनों की डिस्टेंस जो सेंटर से है इस वाले पॉइंट पे वो सेम है। तो बेटा जितना चार्ज 2 प्रोड्यूस, जितना पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल ड्यू टू 2 V2 जो होगा वो क्या होगा, माइनस KQ बाई डिस्टेंस हम लोग D मान लेते हैं, D हो जाएगा। ऐसे ही पोटेंशियल ड्यू टू आपका 3 हो जाएगा, दैट इज हाउ मच, माइनस KQ बाई D। और V1 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा K इंटू 2Q बाई D। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो नेट पोटेंशियल जो आएगा सेंट्रॉयड पे वो हो जाएगा जीरो। तो लॉजिकली क्या हो गया हमारा, सेंट्रॉयड पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं हुई बट पोटेंशियल हमारा जीरो हो गया। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट इन दिस केस। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो थर्ड ऑप्शन इसमें एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ध्यान से देखेंगे। 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स X एंड Y, यस बच्चों, हैव द सेम एरिया ऑफ द प्लेट, सेम सेपरेशन, मतलब A और D दोनों के लिए सेम है। उसके बाद X जो है हमारा एयर में रखा है, यस बच्चों, X इज इन एयर एंड Y इज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 2। Y को हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। बिटवीन इट्स प्लेट्स दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में बच्चों हमारा चार्ज सेम रहता है, सर हमें पता है ये बात। आगे चलते हैं, आगे बोला है 12 वोल्ट की सप्लाई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी पूछा है। सबसे पहले बच्चों हम कैपेसिटेंस ऑफ Cx निकालेंगे और Cy निकालेंगे। Cx का मतलब कैपेसिटेंस ऑफ X, Cy का मतलब कैपेसिटेंस ऑफ Y। क्या होगा कैपेसिटेंस ऑफ X, ध्यान से देखेंगे, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, वेयर A इज एरिया, D इज सेपरेशन, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी। लेकिन हम दूसरे का देखेंगे, Cy देखेंगे, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो जाएगा, तो 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D हो जाएगा। यस बच्चों, अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाई C। हाफ Q स्क्वायर बाई C लेने का लॉजिक बच्चों ये है क्योंकि Q कांस्टेंट हो जाएगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ C के रेशियो से एनर्जी का रेशियो मिल जाएगा। तो अगर मैं UX अपॉन UY लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन CX अपॉन 1/2 Q स्क्वायर अपॉन CY। ये कैंसिल हो गया, इससे ऊपर चला गया CY, नीचे चला आया CX। मेरे दोस्त, अगर हमें पता है कि CY क्या है,
सर ये है 2a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, और Cx क्या है बच्चों, दिस इज a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। ये इससे छमछम हो गया, आंसर आ गया आपका 2:1। तो एनर्जी का रेशियो मित्रों कितना आ गया, दैट इज 2:1। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिस रेशियो में कैपेसिटर्स होंगे उसके रेसिप्रोकल के रेशियो में हमारी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जरा ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और सारी बातों को ऑब्जर्व करेंगे। क्या कहना चाहता है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज फॉर द पावर लॉस। बेटा पावर लॉस ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एडी करंट लॉस तो होता है, बिल्कुल सॉफ्ट आयरन कोर जो होते हैं वो एडी करंट की फॉर्म में एनर्जी को लॉस करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेयरिंग इज नॉट प्रॉपर्ली डन, बिल्कुल बेटा प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में अगर प्रॉपर्ली म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हो पाता है, ट्रांसफर नहीं हो पाता फ्लक्स, तो उसमें कुछ ना कुछ लॉस जरूर होता है। ह्यूमिंग साउंड लॉस, ह्यूमिंग साउंड प्रोड्यूस्ड इन द ट्रांसफार्मर ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। ह्यूमिंग जो वाइब्रेशनल साउंड होती है, ज़ूं की आवाज़ आती है, उससे भी लॉस होता है। प्राइमरी कॉइल मेड अप ऑफ थिक कॉपर वायर। बच्चों देखो थिक का मतलब हो गया एरिया बढ़ाना, हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। एरिया आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो हीट लॉस जो होता है आई स्क्वायर आर टी, आर घटने से हीट लॉस कम होगा। तो ये जो चौथा ऑप्शन है वो कोई कारण नहीं है पावर लॉस का, तो फोर्थ विल बी एक्यूरेटली करेक्ट आंसर इन दिस केस। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 32 की। 32 क्वेश्चन क्या है, एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा या डब्लू, जो भी आप पढ़ते हैं इसको, यस बच्चों, एंड फिक्स्ड एम्पलीट्यूड वी, मतलब वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कितना है, फिक्स्ड है, वी है, इन सीरीज विद द कैपेसिटेंस, मतलब एक बल्ब है हमारे पास और उसके सीरीज में कैपेसिटेंस है और उसके हमने एसी सोर्स से सप्लाई दे दिया है जिसका एम्पलीट्यूड वी है। ओके, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, द बल्ब ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस जीरो बोल दिया है उसने, इंडक्टेंस नहीं लेना, मतलब एल को हम पिक्चर में इग्नोर करेंगे एलसीआर सर्किट में। उसने बोला ओमेगा बढ़ाने से क्या होगा। बच्चों देखो इस सर्किट में केवल आर है और एक्सेल है, मतलब जो हम लोग बात करते हैं Z की, तो इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस है केवल। Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्सेल नहीं एक्सी, सॉरी बच्चों कैपेसिटेंस है, आई एम सो सॉरी, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। मित्रों Z हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1, अच्छा चलो इसको लिख देते हैं 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। मित्रों अगर हम लिखते हैं करंट का फॉर्मूला, तो करंट क्या होगा, V बाई जेड। अब ध्यान से समझो, जब आप ओमेगा बढ़ाएंगे तो ये वाली वैल्यू डिक्रीज होगी, तो Z डिक्रीज होगी, तो I क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और I अगर इंक्रीज होगा मित्रों तो जाहिर सी बात है, इंपिडेंस का मतलब रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस इन द सर्किट, इंपिडेंस डिक्रीज हुआ तो हमारा करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, तो बल्ब हमारा और तेज जलने लग जाएगा। दैट इज ऑप्शन सेकेंड विल बी करेक्ट इन दिस केस। तो ऑप्शन सेकेंड हमारा परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बल्ब हमारा तेज जलने लग जाएगा। यस बच्चों, द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इज गोइंग टू इंक्रीज। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन, तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, अ सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर हैज़ अ चार्ज प्लस क्यू ऑन द रेडियस आर एंड इज सराउंडेड बाय द सॉलिड स्फेरिकल शेल ऑफ माइनस क्यू इनर रेडियस 2r। जी हाँ बच्चों, इस सेल के पास है माइनस क्यू चार्ज, क्वेश्चन ने बोला है, और इस वाले सेल के पास है प्लस क्यू चार्ज। उसने बोला है एंड द आउटर रेडियस इज 3r, उन्हें बाहर वाला रेडियस जो है ये वाला वो 3r गिवन है हमें। खैर पॉइंट क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बच्चों पहले तो हम इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं इस कंडीशन को, देखिए ध्यान से, जाहिर सी बात है अंदर वाले की चार्ज प्लस क्यू है, तो सारा प्लस क्यू चार्ज जो है वो इस आउटर सरफेस पे आ जाएगा, और इस ये जो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे। ये तो हो गई बेसिक जानकारी। खैर और क्या होगा सर, और दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इनवर्ड से आउटवर्ड की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे हिसाब से यहाँ पे डेवलप हो जाने चाहिए। अब हम चलते हैं ऑप्शंस को पढ़ने के लिए। यस बच्चों, पहला है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम हैज़ अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट C एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट A। बच्चों देखो A वाला, ये मिड वाला पॉइंट है A, आप फिगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा
ए वाला पॉइंट ये है, ये वाला बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। बच्चों सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहली बात तो ज़ीरो होगी, तो ये तो कंडीशन ही नहीं है। और दूसरी बात आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप पता कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मूव टूवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो जाहिर सी बात है बच्चों, सी पे पोटेंशियल कम होगा और बी पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो सी पे पोटेंशियल भी ज़्यादा बोल रखा है, तो ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए। खैर दूसरा स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज़ द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट डी। बच्चों डी पे हो ही नहीं सकता मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। यस बच्चों, दूसरा क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट बी। बच्चों सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही है। देखो यहाँ पे, यहाँ आउटर कुछ भी नहीं है, आउटर कुछ भी नहीं है। और देखो आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है के क्यू बाई आर। के क्यू बाई आर के हिसाब से आर मिनिमम होना चाहिए। तो आर मिनिमम पे या तो हमारा पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, बी पे होगा एग्जैक्टली, क्योंकि बी से हमारी जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बी पे ही मैक्सिमम पोटेंशियल होगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा बी पे ही मैक्सिमम होना चाहिए। तो हमारा इसलिए आंसर बी भी गलत हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो बी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए ज़ीरो। बच्चों ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट डी, बिल्कुल नहीं पॉसिबल बेटा। डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम नहीं हो सकता। दोनों चीज़ें जो मैक्सिमम होंगी वो कहाँ पे होंगी, दोनों चीज़ें मैक्सिमम होंगी वो इस वाले पॉइंट पे, ये वाले सरफेस पे होंगी, दैट इज़ बी। और वो हमारा ऑप्शन कौन सा है, लास्ट ऑप्शन है, दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, मैंने बताने की आपको कोशिश की है। अगर कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसको दोबारा इलेबोरेट करूंगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है जरा पढ़ते हैं हम लोग ध्यान से। द बैटरी इज कनेक्टेड टू द कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। इस बात पे ध्यान दें, द नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्वांटिटीज आर द क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। कौन सी क्वांटिटी या क्वांटिटीज कांस्टेंट रहेंगी बच्चों? देखो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया हमें पता है कि ये एग्जैक्टली अगर हम मान के चलें तो एक हम ऐसा एक स्ट्रक्चर मान लेते हैं जिसका एरिया बढ़ रहा है या घट रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन आवर कन्वीनियंस। और करंट का रिलेशन हमें पता है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। आप वी डी को चाहें तो लिख सकते हैं माइनस ई ई टू बाई एम, और अगर पोटेंशियल में लिखना है तो कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वी बाई एल लिख सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले में रिवीजन वाले कंसेप्ट में बता चुका हूँ बच्चों, तो फॉर्मूला रिवीजन आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगा। एक इंटरेस्टिंग बात ये है बच्चों कि मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे पड़ोस में बताना चाहूँगा। दो फॉर्मेट होते हैं चार्जेस के, एक होता है वोल्टेज फॉर्मेट और एक होता है करंट फॉर्मेट। जब कहीं भी चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, तो वहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। और जब चार्जेस फ्लो करने लग जाते हैं तो हो जाता है आपका करंट। अब बच्चों मान लो हम लोग एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं कि यहाँ से हमने 10 कूलाम चार्ज पास किया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी 10 कूलाम चार्ज ही ऑब्वियसली निकलेगा। वो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल यहाँ पे ऑब्वियसली धीरे हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, वो खैर अलग चर्चा है। लेकिन अगर रेट जो हमारा करंट होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया, चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, यस बच्चों, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो एक चीज़ आप एक टर्म ध्यान रख लें, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए हम लोग करंट को एक कांस्टेंट टर्म लेके चलेंगे। यस बच्चों, लेकिन बाकी फैक्टर्स बिल्कुल बदलेंगे, क्योंकि बच्चे देखो जैसे ही आप करंट को यहाँ कांस्टेंट करोगे, देखो एरिया चेंज होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑटोमेटिकली बदलेगी। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बदलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगी। तो दूसरा ऑप्शन नहीं कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रह सकता। ड्रिफ्ट स्पीड बदलेगी क्योंकि करंट कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है एरिया बढ़ाओगे तो वेलोसिटी को घटना पड़ेगा। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ भी इनमें से नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या चीज़ नॉन यूनिफॉर्म एरिया में आप चीज़ ध्यान रखेंगे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया में हमारा करंट कांस्टेंट रहेगा। खैर मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी R1। देखो बच्चों 3 रेजिस्टेंसेज हैं, लेट से हम मान लेते हैं 3 रेजिस्टेंसेज आप लोग देख पा रहे होंगे, R1 R2 R3, ओके। एंड R1 कैरीज द करंट ऑफ 2 एम्पेयर। बहुत बढ़िया बात है बेटा, R1 2 एम्पेयर करंट कैरी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है R2 और R3 भी उतना ही करंट कैरी करेंगे। सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है। यस सर।
चलेंगे आगे। R2 हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। R2 के पास रेजिस्टेंस 3 ओम दिया है, वेरी गुड। एंड क्या बोला है, R3 डेसिपेट्स, ये जो हीट डेसिपेट करता है वो 6 वॉट की हीट डेसिपेट करता है। वोल्टेज अक्रॉस R3 बोला है, R3 की वैल्यू नहीं दी है, कोई बात नहीं बेटा। पावर डेसिपेशन का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, I²R। आपको पता है हीट होती है I²RT, इसलिए हम पावर डेसिपेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या लेंगे, I²R लेंगे मित्रों। I²R के हिसाब से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो I पावर हमें गिवन है 6, I कितना गिवन है, I² हो जाएगा 4R, मतलब R3, मैं R3 की बात कर रहा हूँ, तो भैया ये हो जाएगा 6/4 दैट इज 3/2। बेटा V3 इज इक्वल टू IR3 होगा, I तो सबके लिए कांस्टेंट है 2 एंड दिस इज 3/2, तो 2 से 2 छमछम हो गया, हमारा आंसर आ गया 3 वोल्ट। तो भैया हमारे हिसाब से आंसर 35 का जो होगा वो 3 वोल्ट होगा। यस बच्चों, कैलकुलेशन भूल चूक लेनी देनी, अगर कैलकुलेशन में कुछ भी एरर आपको लगे तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यस बच्चों, अगला क्वेश्चन है द स्ट्रेट लाइन प्लॉट शोइंग द टर्मिनल पोटेंशियल V ऑफ द सेल एज द फंक्शन ऑफ I। मतलब ये सेल का ग्राफ गिवन है बच्चों। V मतलब देखो बच्चों, दो चीज़ें आप ध्यान रखो, V और E। V का मतलब होता है टर्मिनल पोटेंशियल। बेटा टर्मिनल पोटेंशियल जब भी सर्किट क्लोज होगी, यस, जब भी सर्किट क्लोज होगी तो हमें टर्मिनल पोटेंशियल मिलता है। और ओपन सर्किट मतलब बेटा क्या होता है, जो बैटरी अपना मैक्सिमम पोटेंशियल देने की कोशिश करती है उसको हम लोग EMF का नाम देते हैं। और जो हमें एक्चुअल में आउटपुट मिलता है, क्योंकि रेजिस्टेंस सेल के अंदर, बेटा देखो सेल के अंदर ही इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो जब हम बाहर आते हैं, मतलब करंट बाहर आता है, हम नहीं आते बाहर, करंट जब बाहर आता है तो उसी के अंदर का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है, तो हमें जो आउटपुट मिलता है बच्चों वो हमें मिलता है क्या, वो हमें मिलता है टर्मिनल पोटेंशियल। खैर चर्चा की विषय यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा V और I का ग्राफ गिवन है। बच्चों देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझो तो I 0 ले रखा है, मतलब EMF की वैल्यू तो हमें दे रखी है क्वेश्चन ने 5.6, ओके। और बेटा शॉर्ट सर्किट, यस बच्चों शॉर्ट सर्किट कह रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से समझो तो वोल्टेज एकदम से, करंट जो सर्किट में मैक्सिमम फ्लो कर रहा है वो करंट की वैल्यू भी दे दी है, कितनी है, दैट इज 2 एम्पेयर, मतलब करंट भी दे दिया है, वोल्टेज भी दे दिया है। ग्राफ को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा बच्चों, क्या है सर, ग्राफ में हमें बेटा देखो जब करंट जीरो हो गया, करंट जब जीरो हो गया तो हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो हमें मिलेगा 5.6 वोल्ट का, ओके। करंट हमें कितना दिया है बच्चों, करंट हमें दिया है 2 एम्पेयर का। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन सर पूछ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस। सर बचपन में हमें सर ने पढ़ाया था V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है, यस, लेकिन हम जिस टाइम पे करंट ले रहे हैं मित्रों उस टाइम पे वोल्टेज हम लोग क्या ले रहे हैं, उस टाइम पे हम करंट जीरो, वोल्टेज हम लोग जीरो ले रहे हैं, ध्यान से देखो, यस। EMF कितना है, EMF सर्किट का ऑटोमेटिकली हमने ग्राफ से निकाल लिया है 5.6 है, करंट कितना है 2 एम्पेयर है इनटू R, तो यार R हो जाना चाहिए 5.6 डिवाइड बाई 2, दैट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 2.8 ओम। तो 2.8 ओम जो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट इन दिस केस। V0 क्यों लिया, क्योंकि बेटा V0 पे हमने करंट की वैल्यू देखी है गिवन ग्राफ से। थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन बट ठीक था, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग है मित्रों, क्या कहना चाहता है, द 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यस बच्चों 10 मीटर वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, 20 ओम उसका रेजिस्टेंस है, द वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, मतलब 5 वोल्ट की बैटरी से हमने उसको कनेक्ट कर दिया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कितना 480 ओम, यस ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी गिवन है बच्चों। ये PQ, वायर का नाम PQ गिवन है, ध्यान रखेंगे। अननोन रेजिस्टेंस E है हमारे पास, और 6 मीटर लेंथ पे, मतलब हमें अननोन रेजिस्टेंस की ये जो लेंथ है वो 6 मीटर पे हमें क्या मिलता है, 6 मीटर पे हमें नल पॉइंट मिलता है, ये हमने बोला है। अब हम लोग चलेंगे इसको सॉल्व करने की प्रोसेस में। सबसे पहली बात बच्चों, पहली बात तो आप ध्यान रखें, हम लोग सप्लाई दे रहे हैं 5 वोल्ट का, लेकिन इस PQ के क्रॉस 5 वोल्ट पूरा नहीं आएगा, वो कितना आएगा दैट वी हैव टू फाइंड आउट। बच्चों सबसे पहले इस सर्किट में, इस वाले सर्किट में करंट कैलकुलेट कर लें, यस करंट कैलकुलेट कर लें, और जब करंट निकल जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में हो जाएंगे, जब ये करंट हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा तो इसके क्रॉस हमें वोल्टेज मिल जाएगा। वोल्टेज कैसे निकालेंगे दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ओके लेट्स सी। बेटा व्हाट वी नीड टू डू, वी मस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। करंट क्या होगा,
ईएमएफ अपॉन में नेट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 480 प्लस रेजिस्टेंस 480 और इसका जो वायर का रेजिस्टेंस है वो 20 ओम गिवन है, तो हो जाएगा 20। तो आई कितना आ जाएगा, ईएमएफ कितना है बेटा, ईएमएफ हो जाएगा 5 अपॉन में 500, तो हो जाएगा 10 की पावर -2 एम्पेयर इज द करंट। बच्चों इस सर्किट में जो मैंने बताया आपको, इस सर्किट में 10 की पावर -2 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा। यस अब सर वोल्टेज अक्रॉस हम इस वायर के थ्रू पीक्यू के क्रॉस निकाल के इसका हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल। और बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसे निकलेगा K इक्वल टू वी बाई एल, हम K को उसके स्पेसिफिक लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस तो P बाई क्यू हो जाएगा, K पी क्यू हो जाएगा, मतलब बी पी क्यू कितना हो जाएगा, लेट से बी पी क्यू आई कितना है, आई देखो बच्चों बी पी क्यू इक्वल टू आई, इसी देखो करंट तो इसमें हमारा 10 की पावर -2 आ गया, लेकिन श्रद्धा मतलब इंपॉर्टेंट बात बता यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कितना है सर, रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो हम लिखेंगे 10 की पावर -2 इंटू 20, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -1, इट मीन्स 0.2 वोल्ट इज द वोल्टेज अक्रॉस पी क्यू, इज द वोल्टेज अक्रॉस क्या पी क्यू। यस बच्चों पी क्यू वोल्टेज अक्रॉस पी क्यू हो जाएगा, दैट इज 0.2 वोल्ट। अब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे, दैट इज वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, तो 0.2 अपॉन में लेंथ कितनी है इस वायर की लेंथ है 10, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ जाएगा बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई 0.2 अपॉन में 10। यस बच्चों अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 मीटर वायर में, देखो बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर लेंथ का हमें पता लग गया कि ये 1 मीटर लेंथ में इतना वोल्टेज होगा, तो 6 मीटर में सर हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, इंटू 6 कर देंगे बच्चों, तो 10 करके भैया जब इसको सॉल्व किया तो 1.2 डिवाइड बाई 10 दैट इज 0.12 वोल्ट। तो 6 मीटर वायर में हमें 0.12 वोल्ट मिला, मतलब इस ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो गई 0.12, दैट इज ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। जस्ट गो थ्रू द कैलकुलेशंस बच्चों। यस बच्चों कैलकुलेशन आप लोग देखते रहना और समझते रहना चीज़ों को, छोटी छोटी बातें हैं, कंसेप्ट्स हैं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों आपके सैम्पल पेपर में। बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है जो आपको करनी चाहिए और समझनी चाहिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। यस करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की हम जनरली IG से रिप्रेजेंट करते हैं और वोल्टेज सेंसिटिविटी को VG से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, मतलब भैया नई पहले IG थी मान लेते हैं हम, अभी IG डैश हो गई है, तो नई IG कितनी हो गई, IG डैश बराबर IG प्लस 20% ऑफ IG, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.2 IG। ओके सेम बेटा नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस 25% ऑफ R, दैट विल बिकम 1.25 R हो जाएगा। यस रेजिस्टेंस भी 25% बढ़ा दिया, क्वेश्चन बोला है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी अपॉन में रेजिस्टेंस। यस तो भैया करंट सेंसिटिविटी कितना है IG, दैट इज इक्वल टू 1.2 IG अपॉन में नया रेजिस्टेंस, ये बेटा हम VG डैश निकाल रहे हैं, VG जो होगा वो तो होगा ही होगा, VG डैश VG का कितना परसेंट होगा वो हमें देखना है। सर VG कितना होगा तो बता दो बच्चों, VG मतलब वोल्टेज गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, और ये होता है IG डिवाइड बाई R। इनिशियल करंट सेंसिटिविटी IG है और इनिशियल रेजिस्टेंस R है, तब की हम बात कर रहे हैं। खैर हम आगे चलेंगे, VG इज इक्वल टू IG 1.2 डिवाइड बाई 1.25 ऑफ R। दिस इज बच्चों नया वोल्टेज सेंसिटिविटी। या तो यार इसको सॉल्व किया, पॉइंट काटा, मान लीजिए इसको कर दिया 10 आ गया, इसको कर दिया ऊपर 100 आ गया, बेटा ये 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया 120 बटे 125, 120 बटे 125, और IG बाई G क्या है सर, ये VG होता है। यस बच्चों दिस इज VG, तो हमने VG डैश निकाल लिया, पुराना VG हमारे पास था। यस सर पुराना VG था तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। फिर क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज पूछा है, परसेंटेज चेंज क्या होता है, फाइनल VG फाइनल माइनस VG इनिशियल अपॉन में VG इनिशियल इंटू 100, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर दिस वन। सर फिर क्या करेंगे, फिर हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा क्या था ये 120, अच्छा इसको और कैलकुलेट कर, आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, 5 इंटू 4 5 25। यस बच्चों तो
20, that is 24/25 Vg, 24/25 Vg माइनस Vg। यस बच्चों, थोड़ा कैलकुलेटिव है इसलिए मैं स्लोली कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर फास्ट देखना है तो पता ही है, यूट्यूब पे फंक्शन अवेलेबल है। यस सर, नेगेटिव आएगा, बिल्कुल नेगेटिव आएगा बेटा। दिस विल बिकम -1/25 Vg इंटू, अच्छा Vg से Vg कट जाएगा ना, इंटू 100 दैट इज बिकम -4%। तो भैया -4 माइनस का मतलब डिक्रीज और 4% डिक्रीज आएगा, तो डिक्रीज बाई 4%, डिक्रीज बाई 4% इज ऑप्शन 4th विल बी करेक्ट इन दिस केस। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? 3 infinitely long parallel straight current carrying wires A, B, C are kept at the equal distance shown in the figure. The wires C experience the F force, मतलब ये जो C वायर है ये F force experience कर रहा है। खैर, the net force on the wire C when the current is reversed। बच्चों करंट जब रिवर्स कर दिया गया, मतलब करंट की डायरेक्शन ये कर दी गई। देखो बच्चों, लॉजिकली हमें F दे रखा है, F कब दे रखा है? जब ऐसे सेम ऑर्डर में। देखो बेसिकली हम लोग अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें करंट सेम डायरेक्शन में है, ये भी इसको देखो बेटे, C वाले वायर को आप देखो नंबरिंग कर दो 1 2 3, C वाले को 1 भी अट्रैक्ट करेगा और C वाले को 2 भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? पहले फोर्स बिटवीन 1 and 3 निकालेंगे, थर्ड पे ही हमें निकालना है। F दिया है, क्या होता है फॉर्मूला इसका? फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है वैसे इसका फॉर्मूला। यस बच्चों, फोर्स पर यूनिट लेंथ ही हम निकाल रहे हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हम लिख रहे हैं F, ये गिवन है ना फोर्स F। यस बच्चों, इनटू लेंथ को हम स्मॉल f लिख देते हैं, डोंट यू वरी। स्मॉल f इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। लॉजिकली क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों की जो फोर्स है वो C पे पहले निकालो, मतलब F की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे पहले। तो क्या हो जाएगी? दैट इज μ0/4 पाई 2i इंटू आई अपॉन में डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? डिस्टेंस r और r 2r हो जाएगा। यस बच्चों, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2r अपॉन में 2r। पहला फोर्स इस पे 1 के थ्रू, अब हम 2 के थ्रू निकालेंगे तो μ0/4 पाई i इंटू आई डिवाइड बाई आर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे मित्रों, यस तो हमारा क्या आ जाएगा? लेट्स सी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा μ0/4 पाई बाई μ0/4 पाई आई स्क्वायर बाई आर कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों? यस 2 से 2 यहाँ छमछम हो गया, तो सर 1 + 1 2 आ गया, 2 ही तो बच गया। यस, तो 2i स्क्वायर ही आ गया। खैर, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हेन नेट फोर्स ऑन C व्हेन द करंट इज रिवर्स। इसका करंट रिवर्स कर दो बच्चों, जैसे इसकी जरूरत, मतलब हमने F की वैल्यू निकाल ली है लॉजिकली। यस, इनटू लेंथ कर दोगे तो F की वैल्यू आ गई। फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, इनटू लेंथ हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं बोला उसने, फोर्स बोला है, इनटू लेंथ करना पड़ेगा। खैर, अब क्या होगा थर्ड पे? जब इसको आप रिवर्स कर दोगे, जब रिवर्स कर देंगे बच्चे, तो ये इसको रिपेल करने लग जाएगा फर्स्ट वाला, और सेकेंड वाला इसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो फोर्स क्या आएगी? पहले 1 के थ्रू देखते हैं, माइनस का मतलब रिपेल वाला, μ0/4 पाए 2i1 i2 2i स्क्वायर अपॉन में 2r, और प्लस μ0/4 पाई, यस बच्चों, i बाई आई स्क्वायर, 2i1 i2 करोगे, यस बच्चों, तो 2i1 i2, यस बच्चों क्या हो जाएगा? μ0/4 पाए 2i1 i2 बाई r, यस। तो सॉरी, अच्छा इसमें करंट एक बेटा 2 है, तो यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा, एक 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा ना। 2i1 i2 में एक तो 2 फॉर्मूले वाला और एक 2 ये वाला, तो सर ये इसको कर देगा कैंसिल, और नेट फोर्स हमारा आ जाएगा 0। इतना दिमाग पता नहीं क्यों चलाया, क्योंकि नेट हमारा 0 ही आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? इन द हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द ऑर्बिट ऑफ दिस, ओके दैट्स ग्रेट, मेकिंग 10 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। बच्चों 10 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड का क्या पंगा है? दिस इज द फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली दिस इज द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द ऑर्बिटल। यस बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है सर? हमें पता है, दैट इज I इंटू ए। आई क्या होता है सर? Q/T इंटू ए। Q 1/T क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, तो Q इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू ए।
फ्रीक्वेंसी क्यू इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है 1.6 10 की पावर -19। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 10, यस। एंड एरिया इज पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना गिवन है, रेडियस इज 0.5 इंटू 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किया मित्रों तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आई 1.256 इंटू 10 की पावर -38 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। तो दैट विल बिकम 1.256। ये कैलकुलेशन बेटा मैंने कर ली आप कैलकुलेटर से, लेकिन आप लोग अपने उससे सॉल्व करेंगे। यस, तो दैट इज ऑप्शन सेकेंड विल बी करेक्ट इन दिस केस। यस बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई सी प्रॉब्लम आपको लग रही है कि सर दोबारा समझाओ या कुछ और तरीके से बताओ, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली डू दैट थिंग। यस बच्चों, चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू दोस्तों, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।